दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने YouTube पर एक तुलु लैंग्वेज मूवी को देखा, जिसके अंदर हॉरर और कॉमेडी दोनों ही चीजें अच्छी तरह से पेश की गई थी। और अगर आप भी इसको देखना चाहें तो YouTube पर फ्री में देख सकते हैं, लेकिन इसमें आपको सबटाइटल नहीं मिलेंगे, इसलिए आप मेरी इस एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना देरी किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिल्म की शुरुआत में हम किशोर और सुरेश नाम के दो दोस्तों को देखते हैं, जो एक पब में बैठकर शराब पी रहे होते हैं। पीते पीते दोनों को काफी टाइम हो जाता है, तो किशोर कहता है कि चलो बहुत वक्त हो गया है, अब घर चलते हैं। ऐसा कहते हुए किशोर अपनी जगह से उठने लगता है, लेकिन तभी सुरेश उसे रोक लेता है। रोकते हुए वो उसको रास्ते में पड़ने वाले एक मिस्टीरियस हाउस के बारे में वार्न करता है कि उस रास्ते से मत जाना। सुरेश कहता है कि लोग कहते हैं कि उस घर में कोई तो है और वहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें कभी कभी वहाँ रोकने की कोशिश करती हैं। अब शॉकिंगली जब वो ये बात बता रहा होता है, तभी उनके पास जल रहा एक बल्ब अचानक से ब्लिंक करने लगता है और सुरेश कहता है कि देखो, इस बारे में बात करने से ऐसा होने लगा। किशोर कहता है कि कुछ नहीं हुआ, ये सब नशे की वजह से फील हो रहा है। इस तरह किशोर सुरेश की बात को इग्नोर करता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। अब वो जाते वक्त मना करने पर भी उसी रास्ते पर चला जाता है जिसके लिए सुरेश ने मना किया था। ऐसे में किशोर की बाइक एग्जैक्टली उसी रहस्यमयी हाउस के सामने आकर रुक जाती है। फिर जब किशोर बाइक को चेक करने की कोशिश करता है तो वो अचानक से सुरेश की आवाज सुनता है। वो देखता है कि सुरेश उसी घर से निकलकर उसे आवाज लगा रहा है। ये देखकर किशोर हैरान रह जाता है, लेकिन अगले ही पल सोचने लगता है कि शायद सुरेश ये सब जानबूझकर कर रहा है, क्योंकि वो उसको डराना चाहता है। अब किशोर अपनी बाइक छोड़कर सुरेश की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसे ऊपर पेड़ों पर कुछ महसूस होता है। अब वो पेड़ों की तरफ देखने लगता है और इतने में सुरेश भी उसके सामने से गायब हो जाता है। पास जाकर किशोर को पता चलता है कि उस घर पर तो ताला लगा हुआ है। फिर आखिर सुरेश यहाँ कैसे दिखाई दिया था? ये सभी चीजें उसे डरा रही होती हैं कि तभी कोई चीज उसकी तरफ तेजी से मूव करती है और वो चीखते हुए बेहोश हो जाता है। सीन यहाँ से अगले दिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ हम धृति नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि मैंगलोर में एक 2 BHK अपार्टमेंट को ढूंढ रही है। ऐसे में धृति अपार्टमेंट खरीदने के लिए पवन और जीतू नाम के दो बंदों की फर्म पर आती है। यहाँ हम देखते हैं कि धृति के साथ उसकी फ्रेंड प्रिया भी होती है और जीतू पहली नजर में ही प्रिया को पसंद करने लगता है। फिर प्रिया भी समझ जाती है कि जीतू उसकी तरफ अट्रैक्टेड है और वो उसको थोड़ा अटेंशन भी देने लगती है। इसके बाद धृति डिसाइड करती है कि वो अगले दिन आकर उस अपार्टमेंट को देखने जाएगी, जिसके बारे में जीतू ने अभी बताया था, और फिर दोनों सहेलियां वहां से निकल जाती हैं। अब अगर हम बात करें जीतू की, तो उसके घर पर ऑलरेडी उसकी शादी कराने की बात चल रही थी। बल्कि जीतू के पेरेंट्स उससे पूछते भी हैं कि अगर उसके मन में कोई लड़की है तो वो बता दे। अब जीतू चाहता तो अपने पेरेंट्स को प्रिया के बारे में बता सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और बहुत जल्दी उनको किसी लड़की के बारे में बताने का प्रॉमिस करता है। फिर अगले दिन जीतू अपनी फर्म में प्रिया का इंतजार करता है, लेकिन प्रिया वहाँ नहीं आती। ऐसे में वो बाहर निकलता है और इत्तेफाक से उसकी कार का एक छोटा सा एक्सीडेंट प्रिया की स्कूटी से ही हो जाता है। फिर जीतू जल्दी से प्रिया की मदद करता है और उसको फर्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल ले जाता है। इसके बाद वो उसको घर ड्रॉप करता है और यहाँ से उन दोनों के असली प्यार की शुरुआत हो जाती है। फिर कुछ हफ्तों के बाद वो एक दूसरे के पेरेंट्स से मिलते हैं और आखिर में शादी भी कर लेते हैं। शादी के बाद जीतू अपनी वाइफ प्रिया को एक गिफ्ट देता है और वो होता है एक इंडिपेंडेंट हाउस, जिसमें एक खूबसूरत गार्डन भी था। लेकिन उस घर को देखकर हम लोग समझ जाते हैं कि ये वही रहस्यमयी घर है जो हमने सुरेश और किशोर के वक्त मूवी की शुरुआत में देखा था। हालांकि प्रिया और जीतू को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता और प्रिया घर देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि एक अनजान आदमी भी घर के आसपास चक्कर लगा रहा था और वो इन दोनों पर नजर भी रख रहा था। खैर, आगे हम मिलते हैं जय अन्ना और उसके सिक्योरिटी गार्ड से। हमें पता चलता है कि जय अन्ना जीतू और उसके दोस्त पवन के बहुत ही करीबी इंसान हैं और उन्हें उनके सभी काम के बारे में पता रहता है। अब सीन आता है प्रिया पर, जो नए घर में अकेली होती है और जीतू से फोन पर बात कर रही होती है। इस बीच अचानक से उसे किचन में कुछ सामान गिरने की आवाज आती है, जिसे जीतू भी सुन लेता है।
जीतू उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो प्रिया किचन में जाकर उसे बताती है कि कुछ बर्तन इधर उधर गिरे पड़े हुए हैं। जीतू कहता है कि हो सकता है ये काम बिल्ली का हो, तुम सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर लो, वरना ये सब बार बार होता रहेगा। अब प्रिया उन बर्तनों को उठाकर रखने लगती है कि तभी उसकी मेड भी वहाँ आकर उसे अपनी बातों से डरा देती है। वो कहती है कि इस घर में कुछ अजीब सा है। इस बीच प्रिया को वो अजीबोगरीब मिस्टीरियस बूढ़ा आदमी भी दिखता है जो उसको छुप छुप कर देख रहा था। अब जब प्रिया उसे देख लेती है तो वो एकदम से वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ ऑफिस में जीतू का दोस्त पवन एक क्लाइंट के साथ बहस में पड़ जाता है जो अपने आप को मिनिस्टर का बेटा बताता है। वो फोन पर चिल्लाता है, लेकिन जल्दी ही मिनिस्टर का बेटा संतोष सीधा ऑफिस आ जाता है और पवन और जीतू दोनों को धमकी देता है। संतोष ये क्लेम करता है कि उसने लोगों का कत्ल भी किया है, इसलिए उसे हल्के में ना लिया जाए। हालांकि जीतू इस बात को इग्नोर कर देता है और अपने काम में लग जाता है। खैर, जब अगले दिन प्रिया अपने घर लौट रही होती है तो ऑटो वाला उसे घर से थोड़ी दूर पहले ही छोड़ देता है। ऐसे में प्रिया को अपने घर पहुंचने के लिए जंगल क्रॉस करना पड़ता है और प्रिया को लगता है मानो कोई उसका पीछा कर रहा है। अब प्रिया उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एकदम से एक जगह पर प्रिया को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो हम देखते हैं कि उस पर एक स्पिरिट का पोजीशन हो गया है। अब उस रात जब जीतू वापस आता है तो प्रिया उसे भी डराने लगती है, जिसे देखकर जीतू को समझ नहीं आता कि यहाँ चल क्या रहा है। लेकिन जब प्रिया अजीब तरह से बिहेव करके सारे पर्दों को खींच लेती है तो जीतू भी थोड़ा पीछे हट जाता है। फिर फाइनली कुछ वक्त के बाद प्रिया वापस अपने कंट्रोल में आती है और वो जीतू से पूछती है कि क्या उसने कुछ अजीब किया, क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं है। लेकिन जीतू, जो अपनी वाइफ के लिए बहुत डर गया था, वो कहता है कि सब ठीक है, ऐसा कुछ भी तुमने नहीं किया है। इसके बाद वो प्रिया को सुला देता है और खुद पूरी रात उस बात को सोचता रहता है। फिर अगले दिन जब जीतू उठता है तो वो प्रिया को बेड पर नहीं पाता और ये देखकर वो घबरा जाता है। लेकिन बाहर जाकर देखने पर उसे प्रिया सोफे पर एकदम नॉर्मल हालत में मिलती है, जिससे वो रिलैक्स हो जाता है। अब जीतू यहाँ प्रिया को सजेस्ट करता है कि शायद उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के घर चले जाना चाहिए, क्योंकि ये नया एटमॉस्फेयर प्रिया को सूट नहीं कर रहा है। ये बात सुनते ही प्रिया का चेहरा एकदम से बदल जाता है और उसका पोजेस्ड सेल्फ गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद वो इस घर को छोड़ने से मना कर देती है। जीतू ये देखकर काफी डर जाता है और आखिर में कह देता है कि ठीक है, हम लोग इस घर को नहीं छोड़ेंगे। अब जैसे ही वो ऐसा कहता है तो प्रिया ये सुनते ही फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब जीतू ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं बाहर वो बूढ़ा आदमी जो हमेशा स्पाई करता रहता है, वो उन दोनों को देखकर काफी खुश नजर आता है। उधर ऑफिस में जीतू प्रिया वाली सारी बात जय अन्ना को बताता है, जिसके बाद जय अन्ना पॉइंट आउट करते हैं कि जब जीतू ने नया घर लिया था तब कोई पूजा नहीं हुई थी, इसलिए जीतू को घर में कम से कम एक हवन करवा लेना चाहिए। बस फिर क्या था, अगले दिन पंडित जी आ जाते हैं और जीतू, प्रिया और जीतू के फ्रेंड्स के साथ हवन करवाते हैं। लेकिन हवन होने के बाद जब पंडित जी फाइनली प्रसाद प्रिया को देते हैं तो वो उसे हवन कुंड में गिरा देती है और फिर अजीब तरह से मुस्कुराने लगती है। ये देखकर सभी थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। फिर उस रात जब जीतू की आंखें खुलती हैं तो उसे प्रिया कहीं नहीं मिलती। जीतू उसे काफी देर इधर उधर घर में ढूंढता है, लेकिन प्रिया घर में दिख ही नहीं रही थी। ऐसे में वो बाहर जंगल में भी प्रिया को ढूंढने जाता है, जहां उसे प्रिया अकेली एक पेड़ को घूरते हुए मिलती है। जीतू देखता है कि यहाँ पर प्रिया के हाथ में एक पिंक कलर का फटा हुआ कपड़ा था। अब जैसे ही जीतू प्रिया के करीब जाता है तो वो एकदम से बेहोश हो जाती है। इसके बाद जीतू उसे उठाकर घर ले आता है और उस गुलाबी कपड़े को वहीं पर फेंक देता है। अब अगले दिन जीतू प्रिया को मंदिर ले जाता है और प्रिया भी यहाँ परेशान हो रही थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ऐसे में जीतू प्रिया से कहता है कि कुछ भी गलत नहीं है और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अब जब ये दोनों मंदिर के बाहर बैठे होते हैं तो प्रिया फिर से अचानक अजीब तरह से रिएक्ट करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि मिनिस्टर का बेटा संतोष भी उसी मंदिर के आसपास ही होता है, जिसे देखकर अचानक प्रिया के अंदर वाली स्पिरिट गुस्से में आ जाती है। प्रिया उसकी तरफ जाती है और एक ठेले से नुकीला चाकू लेकर संतोष की कार के पीछे भागने लगती है। लेकिन जैसे ही वो कार हद से दूर चली जाती है, वैसे ही प्रिया फिर से बेहोश हो जाती है। इस सब के बीच जीतू ये नोटिस कर ही नहीं पाता कि आखिर प्रिया के अंदर की स्पिरिट किस चीज से ट्रिगर हुई थी। फिर अगले सीन में जय अन्ना जीतू के घर आते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि प्रिया नाटक कर रही है। वहाँ जाकर वो प्रिया से थोड़ी ऊंची आवाज में बात करते हैं ताकि वो प्रिया को डरा सके। ठीक इसी पॉइंट पर जीतू को एक कॉल आता है और वो बात करते हुए बाहर चला जाता है और जीतू के जाते ही प्रिया, जो कि अब तक चुपचाप जय अन्ना की एडवाइस को सुन रही थी,
वो एकदम से पजेस्ड होकर जय अन्ना की कुर्सी इधर उधर आगे पीछे मूव करवाने लगती है। ये देखकर अब जय अन्ना इतना डर जाते हैं कि जीतू के आते ही वो उस घर से भाग जाते हैं। साथ ही वो जीतू को भी इस घर को फौरन छोड़ने की एडवाइस देते हैं, क्योंकि उन्हें इस घर में कुछ ठीक नहीं लगता। अब सिचुएशन काफी गंभीर थी, इसलिए ऐसे में सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक घोस्ट फाइटर सीताराम को बुलाया जाता है। सीताराम अब अपने अजीब तौर तरीकों से भूत भगाने की कोशिश करता है और एक पॉइंट पर वो प्रिया से बात करने अकेले घर के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सीताराम बाहर आता है, जो पहली नजर में ठीक भी दिख रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीताराम की शर्ट का कपड़ा पीछे से पूरी तरह से फटा हुआ था और उसकी पीठ पर ढेर सारे खरोच के निशान भी बने हुए थे। यानी प्रिया के अंदर रह रही स्पिरिट ने उसको भी नहीं बख्शा था। तो इस तरह सीताराम भी यहाँ से भाग जाता है। इस सब के बीच जीतू वापस से उस पिंक कपड़े को अपने घर में पाता है, जिसे उसने उस दिन जंगल में फेंक दिया था। सीताराम के फेल होने के बाद जीतू और बाकी लोग एक गुरुजी के पास जाते हैं, जिसके बाद गुरुजी सभी के साथ जीतू के घर पर आते हैं। यहाँ प्रिया उन्हें उस हथियार से धमकाती है और गुरुजी पर भी हमला कर देती है। फिर इस पॉइंट पर जीतू के सब्र का बांध टूट जाता है और वो प्रिया की स्पिरिट से खुद ही पूछता है कि यहाँ तुम क्यों हो, तुम्हें क्या चाहिए और तुमने मेरी बीवी को क्यों पकड़ कर रखा है। ये सुनकर प्रिया एक पेपर पर कुछ लिखने लगती है और वो पेपर आखिर में जीतू को देकर बेहोश हो जाती है। अब इस पेपर पर लिखी कहानी के जरिए हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहां हम एक बूढ़ा आदमी और उसकी बेटी को देखते हैं, जो कि मिनिस्टर के घर जाते हैं। हमें पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी असल में वही आदमी है जो जीतू के घर के आसपास नजर बनाए रखता था। खैर, वो मिनिस्टर के पास जाते हैं और वो बूढ़ा आदमी जो म्यूट है, वो मिनिस्टर को सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। फिर उस बूढ़े आदमी की बेटी सुप्रिया मिनिस्टर से कहती है कि आपके बेटे संतोष ने मुझसे शादी का प्रॉमिस किया था और वो पिछले 1 साल से उसके साथ है, लेकिन अब संतोष इस शादी को करने से मना कर रहा है। अब मिनिस्टर पहले तो उन दोनों की इंसल्ट करता है, लेकिन फिर अपने बेटे को बुलाता है और पूछता है कि क्या ये सब सच है। फिर जब संतोष एक्सप्लेन करता है कि हाँ, उसने ये सब काम किया है, तो वो मिनिस्टर डिक्लेयर करता है कि इन दोनों की शादी करवा दी जाए। मिनिस्टर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो इलेक्शन करीब होने की वजह से अपनी छवि को बिगड़ने नहीं देना चाहता था। खैर, अब संतोष और सुप्रिया की शादी हो जाती है और संतोष सुप्रिया को वही घर गिफ्ट करता है जिसमें फिलहाल जीतू और प्रिया रह रहे हैं। सुप्रिया इस घर को देखकर बहुत खुश होती है और वो डिसाइड करती है कि वो कभी ये घर नहीं छोड़ेगी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि अगले दिन से ही संतोष अलग अलग लड़कियों को घर पर लाने लग जाता है। अब सुप्रिया इन चीजों का विरोध करने लगती है, लेकिन संतोष यहाँ अपना असली चेहरा दिखा देता है। संतोष कहता है कि उसका कभी भी सुप्रिया से शादी करने का इरादा था ही नहीं, लेकिन सुप्रिया ने उसके पिता के सामने उसकी इंसल्ट की और जबरदस्ती ये शादी करवा ली, इसलिए अब सुप्रिया को ये सब सहना ही पड़ेगा। तो अब ये सब कुछ और दिन चलता है और फिर एक रात सुप्रिया और संतोष का इस बारे में बड़ा वाला झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद संतोष सुप्रिया को 3 ऑप्शंस देता है। पहला ऑप्शन ये कि सुप्रिया परमानेंटली इस घर को छोड़ दे। दूसरा ऑप्शन ये कि ये सब पूरी जिंदगी चलता रहेगा, तो सुप्रिया चुपचाप इन चीजों को झेले, यानी संतोष अलग अलग लड़कियों को घर पर लाना नहीं छोड़ेगा। और तीसरा ऑप्शन ये कि सुप्रिया कहीं जाकर मर जाए। ये सुनकर सुप्रिया बार बार कहती है कि वो कभी भी ये घर नहीं छोड़ना चाहती और वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन संतोष सुप्रिया की एक नहीं सुनता और बहस के बीच उसको जोरदार थप्पड़ रख देता है, जिससे सुप्रिया बेहोश हो जाती है। बाद में जब संतोष चेक करता है तो वो रियलाइज करता है कि शायद सुप्रिया मर गई है, जिससे संतोष के होश उड़ जाते हैं और वो काफी डर जाता है। वो फौरन अपने पिता को कॉल करके सिचुएशन एक्सप्लेन करता है और उसके पिता कहते हैं कि फौरन अपने लोगों की या फिर अपने दोस्तों की मदद लो और बॉडी को ठिकाने लगा दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। ऐसे में संतोष और उसके लोग बॉडी को नीचे ले जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि सुप्रिया की साड़ी स्टेयर्स पर अटक जाती है और वो पिंक वाला कपड़ा फटकर वहीं पर रह जाता है। असल में ये वही पिंक कपड़ा है जो कि जीतू ने प्रिया के हाथ में देखा था और इसी कपड़े के कारण सुप्रिया की आत्मा इस घर से बंध गई थी। संतोष और उसके लोग सुप्रिया को दफना देते हैं और कुछ दिन बाद जब सुप्रिया के पिता अपनी बेटी के बारे में पूछने मिनिस्टर के पास जाते हैं तो ये लोग उसे डरा धमकाकर भगा देते हैं। अब इस पॉइंट पर जीतू सब कुछ जान गया था, इसलिए वो फौरन सुप्रिया के पिता को घर के अंदर लाकर प्रिया से मिलवाता है। प्रिया, जो कि सुप्रिया की स्पिरिट से पजेस्ड थी, वो अपने पिता को देखकर रोने लगती है। फिर जीतू और जय अन्ना डिस्कस करते हैं कि वो लोग सुप्रिया को इंसाफ कैसे दिलवा पाएंगे, क्योंकि कोर्ट में भूत वाली बात तो चलेगी नहीं।
और मिनिस्टर इतना पावरफुल है कि उससे डायरेक्टली लड़ा नहीं जा सकता। ऐसे में ये लोग एक पंडित के पास जाते हैं और पंडित जिसे कहते हैं कि सुप्रिया की आत्मा एक अनफुलफिल्ड स्पिरिट है, जिसे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उसका जो मकसद है वो पूरा ना हो जाए। वो ये भी कहते हैं कि इस बीच सुप्रिया की जो स्पिरिट है वो और किसी दूसरे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, उसे तो बस जस्टिस चाहिए। और रही बात कि सुप्रिया ने प्रिया को ही क्यों पोजेस किया, तो प्रिया का नेचर सुप्रिया से बहुत मिलता था। वो भी अपने पति जीतू से वैसे ही प्यार करती है जैसे सुप्रिया संतोष से करती थी। इसीलिए शायद सुप्रिया ने प्रिया को चूज किया ताकि प्रिया उसकी मदद कर सके। तो ये सब सुनने के बाद जीतू अपने एक पुलिस फ्रेंड राकेश को कांटेक्ट करता है, जो उसे बताता है कि उन्हें प्रॉपर प्रूफ और विटनेसेस चाहिए होंगे। इसलिए वो सजेस्ट करता है कि ये लोग एक साइकेट्रिस्ट मनोज से कंसल्ट कर सकते हैं, जो कि अपने सेशंस में शायद सब कुछ रिकॉर्ड कर ले और वो हमारे लिए एविडेंस का काम करे। बस फिर क्या था, जीतू प्रिया को मनोज के पास लेकर जाता है और मनोज प्रिया के अंदर की सुप्रिया को प्रोवोक करने की कोशिश करता है। मनोज यहाँ कुछ ऐसी बातें कहता है जिससे सुप्रिया को हर्ट हो, ताकि वो प्रिया पर हावी होकर अपनी बातें बोल दे। और फाइनली ये चीज काम कर जाती है, क्योंकि सुप्रिया वाकई रिएक्ट करती है और वो कहती है कि वो उस घर को कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि संतोष ने उसे जिंदा ही दफना दिया था। इस तरह पूरी बात रिवील होती है कि उस दिन थप्पड़ के बाद सुप्रिया मरी नहीं थी और संतोष को ये सब पता था, लेकिन जानबूझकर उसने सभी से झूठ बोला और उसे जिंदा ही जमीन में दफना दिया था। अब सुप्रिया कहती है कि वो तब तक नहीं जाएगी जब तक वो संतोष को मरता ना देख ले। अब ये सारी बातें मनोज रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन इस जगह पर जो अटेंडेंट था वो संतोष का वफादार आदमी था। इसलिए वो संतोष को कॉल करके ये सब कुछ बता देता है कि कैसे ये लोग उसके खिलाफ सबूत प्लॉट कर रहे हैं। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम प्रिया को एक पेड़ से बंधा हुआ पाते हैं। साथ में जीतू भी वहीं पर होता है और हम देखते हैं कि संतोष के गुंडे उसे मार रहे होते हैं। यानी संतोष ने इन दोनों को उठवा लिया था और एक जगह पर लाकर इन्हें टॉर्चर करने लग गया था। संतोष यहाँ चिल्लाते हुए सुप्रिया को सामने आने को कहता है और इसके लिए वो प्रिया को भी मारता है। फिर संतोष अपने गुंडों से कहता है कि वो लोग जीतू को भी जिंदा ही दफना दें, ठीक वैसे ही जैसे सुप्रिया को उन्होंने दफनाया था। अब ये सुनते ही प्रिया के अंदर की सुप्रिया बाहर आती है और जीतू के शरीर में चली जाती है, जिसके बाद जीतू एकदम से संतोष और उसके लोगों पर हावी हो जाता है। वो किसी के रोकने पर नहीं रुकता और एक एक करके सभी को खदेड़ देता है। इस बीच संतोष अपनी रुद्राक्ष वाली माला गिरा देता है और ऐसे में सुप्रिया को मौका मिल जाता है। वो फौरन जाकर संतोष को ही पोजेस कर लेती है और तभी राकेश और पवन भी वहाँ पहुँचते हैं, जिसके बाद वो पूरा सिचुएशन रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। सुप्रिया जो अब संतोष के शरीर के अंदर थी, वो संतोष को ही खुद से हार्म करवाने लगती है। फाइनली वो उससे ही उसका गला दबवाकर उसे मार देती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे संतोष ने खुद को ही मारा है। और राकेश और पवन भी ये सब रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब सुप्रिया को उसका बदला मिल गया था, इसलिए वो प्रिया को छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है। मूवी के आखिरी सीन्स में पुलिस सुप्रिया की बॉडी को डिग कर लेती है और मिनिस्टर भी इस जुर्म में पकड़ा जाता है। फिर साइकेट्रिस्ट मनोज भी कंफर्म करता है कि प्रिया बिल्कुल ठीक हो चुकी है और यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। दोस्तों, पहली बार मैंने इस तरह की मूवी को एक्सप्लेन किया है जिसकी स्टोरी वैसे तो काफी सिंपल थी, लेकिन लास्ट तक इसमें स्क्रीन प्ले हमें कहानी से जोड़े रखता है। ऊपर से समाज में ऐसी चीजें होती रही हैं जिसमें आदमी हो या औरत एक दूसरे को प्यार के नाम पर धोखा देते हैं, जिसके बाद दूसरे की जिंदगी खराब होती है। इस वजह से मैंने सोचा कि इस मूवी को आप लोगों के सामने लाया जाए। तो आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार वीडियो में। टिल देन, टेक केयर and thanks for watching.